आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने बहुत खूब कहा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन हमारे देश में कहा जाता है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, वो हमारा सबसे अनमोल रत्न, यानी हमारा सबसे अनमोल धन है और इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए तो हम कहते हैं आयुष्मान भवः। और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय बेहद आम है और हर बदलते मौसम के साथ हर घर में आम कोई ना कोई इस बीमारी से ग्रसित हो ही जाता है, सर्दी और जुकाम। इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे 3 खास मेहमान, हमारे 3 विशेषज्ञ डॉक्टर्स। आइए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर श्वेता माता, अनुसंधान अधिकारी, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रुति गोरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय, दिल्ली। इसी के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार राय, वरिष्ठ सलाहकार और एचओडी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, एकॉर्ड हॉस्पिटल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ें और वो अपनी समस्या आप सभी के साथ साझा करें, आइए जानते हैं क्या है सर्दी और जुकाम। जुकाम या फ्लू उस वायरस से होता है जो सीधे श्वसन नली पर असर डालता है। ये तेजी से फैलने वाली एक बीमारी है जो बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने से आसानी से फैलती है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जुकाम आसानी से हो जाता है। जुकाम छूने भर से भी फैल सकता है। जुकाम और ठंड लगने के लक्षणों में नाक का बहना, कफ, गले की खराश, नाक और सिर में दर्द होना, हल्का बुखार रहना, बोलने में तकलीफ होना आदि शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक 1 साल में 2.5 से 5 लाख लोगों की मौत जुकाम से हो जाती है। जिन देशों में भारी उद्योग हैं, ज्यादातर मात्रा में वहां 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में जुकाम से मरने वालों की संख्या अधिक होती है। किसी देश में भारी संख्या में लोगों को फ्लू हो जाए तो जुकाम महामारी की तरह फैल सकता है। इसलिए जुकाम को यानी कि सामान्य से ठंड लगने को भी हल्के में ना लें। जी हाँ, बहुत ही आम समस्या है, लेकिन इसे बहुत आम तरीके से मत लीजिए, क्योंकि कई बार ये समस्या बड़ी और गंभीर भी हो सकती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन्स पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लगातार स्क्रीन पर 2 नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगी डॉक्टर श्वेता आपके पास। आयुर्वेद हम कहते हैं सबसे प्राचीन चिकित्सा है, एक तरीके से हम लोग बहुत मानते हैं। अमूमन घरों में लोग पोस्ट कोविड बहुत आयुर्वेद पर विश्वास भी करने लगे हैं। ऐसे में क्या हर कॉमन कोल्ड कफ जो हम कहते हैं घर में जिसे हुआ, क्या वो बिल्कुल आम होता है कि बदला मौसम और हो गया और उसे बहुत सीरियसली ना लिया जाए, या कुछ और भी गंभीर हो सकता है? दीक्षा जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कॉमन कोल्ड जो कि हम सब कह रहे हैं कि बिल्कुल कॉमन है, लेकिन इससे जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट आता है। जैसे जो व्यक्ति जितना काम कर पाता है रोजिंदा अपने रोजमर्रा के काम में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर जुकाम होने पे उसकी वर्क एफिशिएंसी नीचे आती है। ठीक है, इसीलिए हर एक जुकाम में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली हर एक जुकाम कोविड नहीं होता है, वो चाहे वायरल हो सकता है, नॉर्मल उसमें फीवर साथ में एसोसिएट हो सकता है, और अलग अलग तरीके के बहुत सारे जुकाम के भी, एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जी से होता है, साइनोसाइटिस होता है, बहुत एट्रोफिक राइनाइटिस, मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं। मतलब ये कॉमन नहीं होता। हाँ। आमूमन ये घर में किसी को हो सकता है, लेकिन इसे बहुत कॉमन तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए, ये गंभीर भी हो सकता है। बहरहाल डॉक्टर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुभाष पंजाब से। जी सुभाष जी, नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं बताइए। नमस्ते मैम।
जी बताइए, क्या है आपका सवाल? मैम हमें जब भी जुकाम होता है हम कोशिश करते हैं बिना एंटीबायोटिक में हम ठीक हो, पर हर बार हो जाता है, अलग लेवल पे चला जाता है, वो एंटीबायोटिक बिना ठीक नहीं होता। डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक की परिस्थिति में क्या हमें बिना एंटीबायोटिक के जुकाम ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर साहब को बोले आप ऐसी मेडिसिन दे जो एंटीबायोटिक ना हो और जुकाम भी ठीक हो जाए। जी, अंग्रेजी किससे मेडिसिन जानना चाहते हैं आप ये? अंग्रेजी मेडिसिन से मैम। जी बताइए सर। ऐसा है, आपका जो सवाल है बहुत वाजिब है। कहीं भी आप जाते हैं तो एंटीबायोटिक देना इसमें ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो वायरल है। वायरल फीवर एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज है जैसे कि ब्रोंशियल अस्थमा या सीओपीडी, इस टाइप के बीमारियों से आपका पहले से इलाज चल रहा हो, उसके बाद अगर कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उसका ट्रैक चेंज हो जाता है, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। बट अगर सिंपल नजला जुकाम अगर रहता है तो उसमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि इससे फिर रेजिस्टेंसी डेवलपमेंट होती है और बाद में फिर अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, एंटीबायोटिक हमने ली, लेकिन वो कुछ समय के लिए हम ठीक होते हैं, क्या ये लाइफ लॉन्ग है या एक कुछ समय के लिए ठीक होने का एक वो है मर्ज, और उसके बाद फिर आपका जो दोबारा एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है? कुछ दिन तो हम ठीक हुए लेकिन दोबारा हम उससे परेशान होने लगते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, एंटीबायोटिक आपको जो दिया जा रहा है वो किस बेसिस पर दिया जा रहा है। वेदर वो जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी आता है, बैक्टीरिया में आप एंटीबायोटिक देते हो, बट वायरस में देयर इज नो एंटीबायोटिक एट ऑल। आपको वायरल में एंटीवायरल देना है जी। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देना है। बट अगर आपका डॉक्टर आपके सलाह लेते हैं आप और वो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं जी। तो क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बैक्टीरिया, हाँ ये एंटीबायोटिक देने से ये बैक्टीरिया को आप मार सकते हैं और आप इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके लिए कल्चर करना होता है। इम्पेरिकली तो आप दे सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ऑल एक्सपर्टीज। बट हाँ, जब तक आपका प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, प्रॉपर कल्चर होता है, अगर उस बेसिस पे आप देते हैं और पूरा ड्यूरेशन लेते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज द गुड थिंग। मतलब एक पूरा कोर्स लेना बहुत जरूरी है, कोर्स बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अदरवाइज डोंट टेक इट फॉर अ फ्यू डोजेस, लाइक 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, फिर अपने आप ठीक हुए और बंद कर दिया जी। दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस जी। मतलब डॉक्टर आप ये कहना चाह रहे हो, अगर एक डॉक्टर कोई आपको कोर्स बताता है मेडिसिन का तो उस कोर्स को पूरा फॉलो करें। बीच में अगर आप कोर्स छोड़ते हैं तो वो एक हानिकारक चीज हो सकती है आपके स्वास्थ्य के लिए। बहरहाल हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, प्रदीप पंजाब से जुड़े हैं। जी प्रदीप जी नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी बताइए अपना सवाल। मैम जैसे मेरा नाम नाक का मांस है जी। हाँ जी, और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और मैम मुंह से लेना पड़ता है जी। तो आप मैम कितने समय से ये समस्या आप इससे जूझ रहे हैं? मैम 3-4 साल से जी। और उधर दिखाया था एम्स बठिंडा में डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला था अभी नाक जैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, मांस निकालना पड़ेगा नाक का। और मैम जैसे आयुर्वेदिक और होम्योपैथी से वो नाक का मांस जैसे बिल्कुल ठीक हो सकता है? जी। तो आप सबसे पहले तो हम होम्योपैथिक में जानते हैं कि क्या इसका कोई इलाज है जो प्रदीप जी पूछना चाहते हैं। जी, ये जो प्रदीप जी बता रहे हैं ये नेजल पॉलिप की समस्या लग रही है, जिसमें कह रहे हैं कि नाक का मांस बढ़ गया है। तो अब इसमें इन्होंने अपना पीएनएस एक्सरे कराया होगा, उसको देख कर डॉक्टर बताएंगे इनको कि किस हद तक इनकी परेशानी है। और क्योंकि अगर हमारा नेजल पैसेज किस हद तक ब्लॉक्ड है, दोनों नाक के अंदर ये समस्या कि अगर एक नॉस्ट्रिल से वो सांस ले पा रहे हैं या दोनों तरफ उनका साथ साथ उनका नेजल सेप्टम भी डिविएट हो गया है और उनकी किस हद तक परेशानी है, उससे ही पता चल पाएगा कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है। बाकी होम्योपैथी में हमारे पास काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे इनकी जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है, डेफिनेटली कम हो सकती है। साथ में ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी इनको लेना है, इनको थोड़ा सा एलर्जिक चीज़ों से अपने आप को बचाव करके रखेंगे और रेगुलर स्टीम इन्हेलेशन करेंगे। नेज़ल स्प्रे वगैरह जो सलाइन स्प्रे है वो अगर सलाइन वाटर का स्प्रे नाक में डालेंगे और साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो इनकी तकलीफ काफ़ी हद तक इनको उस चीज़ से निजात मिल जाएगा। पर एग्जैक्टली इनकी प्रॉब्लम कितनी गंभीर है और कितनी बड़ी है वो एक्सरे देखकर और इनका जो सिम्टम्स इनको कितने टाइम से हैं और किस इंटेंसिटी के सिम्टम्स हैं वो देखकर ही बता पाएंगे कि सर्जरी एब्सोल्युटली इनको चाहिए ही चाहिए
या अगर सिर्फ ये होम्योपैथिक मेडिसिन से और कुछ परहेज रखकर ठीक हो सकेंगे? जी, बहुत ही कम शब्दों में, क्या आयुर्वेदिक में ये इलाज संभव है? बिल्कुल। जो ये नेजल पॉलिप की समस्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है कि साइनोसाइटिस, लंबे टाइम तक पेशेंट्स को साइनोसाइटिस रहा होता है, एलर्जिक राइनाइटिस रहा होता है, उसके बाद ये उत्पन्न हो जाती है। तो हम इसमें पंचकर्म में एक प्रोसीजर होती है नस्य थेरापी, पेशेंट्स को हम नस्य के लिए एडवाइस करते हैं जी। और जिससे इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिल भी जाता है। और यह है कि अगर 5 साइनोसाइटिस के बाद अगर पूरा जो साइनस है वो आगे हद तक बहुत ज़्यादा पॉलिप बढ़े हुए हैं तो उसमें सर्जरी इंडिकेटेड है। लेकिन एक चीज ये है कि सर्जरी के बाद भी ये रिकरेंस रेट भी नेजल पॉलिप का बहुत अधिक वापस है, एक बार पुनः हो बिल्कुल। सकती है। तो जी। ये भी होता है कि अगर जब उनका पूरा ब्लॉक है नेजल पैसेज तो उसके बाद उन्होंने सर्जरी एडवाइस हुई तो सर्जरी के बाद भी अगर वो आयुर्वेद थेरापी नस्य वगैरह लेते हैं या अच्छे डॉक्टर को अपना कंसल्टेशन करवाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी उनको मदद मिल सकती है। जी, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम शंकर मध्य प्रदेश से। जी, क्या पूछना चाहते हैं सर? नमस्कार। जी मैम, गले में हमेशा खराश रहती है जो अंदर की तरफ खींचते रहते हैं, फिर इसके बाद सुबह से उसको बाहर बार बार निकालते हैं। जी, ये कब से समस्या है आपको? जी मैम, हमें लगभग 8-9 महीने हो गए हैं जी। कंटिन्यू। तो ये जी। सवाल आपका किससे रहेगा? जी, अब जुकाम रहता है, मतलब खराश बनती है गले में। जी, जुकाम रहता है, खराश बनती है, तो जी। मैं सर आपसे ही जानना चाहती हूँ, जुकाम रहता है, खराश बनती है, 8-9 महीने से इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन्हें? सर सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। 28 साल। स्मोकिंग वगैरह की कोई हिस्ट्री है? सिगरेट, बीड़ी, कुछ टाइप का टोबैको? नहीं सर, सुपारी भर खाते हैं और कुछ तम्बाकू माकू कुछ नहीं खाते। खाते हैं, सुपारी जी। खाते हैं? जी। ठीक है। आपको कोविड हुआ था? नहीं नहीं हुआ था। नहीं तो आप किसी वजह से छाती के इन्फेक्शन की वजह से कहीं भर्ती हुए थे? नहीं नहीं हुए अभी थे। जी नहीं, पिछली 1 साल पहले थोड़ा गले में समस्या थी, गिल्टी टाइप की आ गई थी, तो अभी भी हैं वो, लेकिन मतलब वो दर्द नहीं करती हैं और मतलब ऐसी समस्या थी 1 साल पहले, लेकिन वो धीरे धीरे 6-7 महीने से फिर दोबारा वैसे ही हो गई है। हाँ, यही सर। अगर जी। आपको गिल्टी मीन्स ओवर ग्रोथ कुछ है जो कि मांस आपका बढ़ा हुआ है, जी आपको सबसे पहले इसकी बायोप्सी करानी चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जी क्योंकि अगर कोई भी मांस हमारे ट्रैकिया में जो सांस लेने की नली है उसमें अगर कोई ग्रोथ होती है तो देखिए ऑब्स्ट्रक्शन होता है। हम नाक से तो सांस लेते हैं लेकिन क्या फेफड़े में पूरी सांस पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारे जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, चाहे वो किसी भी तरह के नेबुलाइजर हम यूज़ करके आपको करते हैं, लेकिन इसकी जांच करानी बेहद ज़रूरी है। इस जांच को करने से क्या ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, ये दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। प्लीज़ मेरा एडवाइस आपको ये है कि आप ईएनटी डॉक्टर से परामर्श करें, इसकी बायोप्सी कराएं और उसके बाद कैंसर नॉन कैंसर के बीच में डिफरेंशिएट करें, फिर हम आगे इसका ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके जो प्रश्न है उसके समाधान मिल गए होंगे, उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। किस तरह से देख रहे हैं इस मर्ज को डॉक्टर? क्योंकि आपने इनसे स्पेसिफिकली पूछा कि बायोप्सी करानी पड़ेगी, गले में इनकी परेशानी है, लेकिन बायोप्सी एक अनदर लेवल हो जाता है ट्रीटमेंट का। देखिए, ये जैसा ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ जो हैबिट में है वो सुपारी लेते हैं जी। एज इनकी 28 ईयर्स है, दैट्स नॉट वेरी मच। That's not a bigger age, कोविड basically. इनको पहले कभी हुआ नहीं है ना, तो लंग्स इनका कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बट ये जो ड्यूरेशन हमें बताया है, इन्होंने बताया कि 6 से 7 महीने हो गए इतने यंग पेशेंट में विदाउट एनी कोविड, विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी, अगर इनको दिक्कत आ रही है तो वो क्यों आ रही है? लास्ट में इन्होंने मुझे बोला कि वो गांठ कुछ बन रही थी, गिल्टी जो बोल रहे थे, वो गांठ बनी, फिर धीरे धीरे सबसाइड हो गई। किसी ने कुछ एंटीबायोटिक या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दिया होगा जो कि फॉर द टाइम बीइंग इनका सबसाइड हो गया, बट उसका कॉज इन्होंने फाइंड आउट नहीं किया। क्यों है, कैसे है, आगे कैसे होगा, क्योंकि बार बार ये हो गया ओवर ग्रोथ। जी, ओवर ग्रोथ होगा, हमारे लंग और हमारे ट्रैकिया जो एयरवे पैसेज है उसको ब्लॉक करेगा, क्योंकि वो एक सॉलिड चीज है जी, हमारे पैसेज का डायमीटर फिक्स है जी। उसमें एक ओवर ग्रोथ हो गया तो हमारी जो सांस जाती है, हवा जाती है, वो यूं करके वेव बना के जाएगी, ना कि डायरेक्टली जाएगी।
तो इनका जो हम सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीशन तो हम जितना चाहें अंदर से हम कफ आउट करके निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास होती है पोस्ट्यूरल ड्रेनेज थेरेपी, जो कि हम लोग जितना कफ होता है वो निकाल पाते हैं, बट जहां ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हम पूरा कफ आउट नहीं कर पाएंगे जी। तो वो चीजें 50% अगर सपोज मान लिया कि निकल गया, बट कुछ परसेंट जो अगर बीच उसमें में रह गया तो वो समस्या क्रिएट करता है। नो दैट इज गोइंग टू बी इन द लंग। ओ, वो लंग में जाके वो धीरे धीरे, वो पता नहीं लगता, स्मॉल अमाउंट हमारा अंदर चला गया, बट हमें लगता है कि हमें तो जितना हो उतना मैंने निकाल दिया। पर इसमें ये भी है ना सर कि टाइम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत एक्चुअली जरूरी हमारी है। इंडियन मेंटेलिटी है, हमें थोड़ा सा कुछ होता है, हम बिल्कुल। सोचते हैं कि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बिल्कुल। हुआ, और डिले करते हैं, डिले डॉक्टर के पास करते हैं। जल्दी नहीं आते। और वो स्मॉल अमाउंट जो होती है वो कलेक्शन होके एक निमोनिया का पैच बना देता है। वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं जोर करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको बीमारी क्या है उसके तह में जाएं, उसको देखें, ऑब्जर्व करें और उसके बाद ट्रीटमेंट लें, दैट इज बेटर। जैसे ट्रीटमेंट कॉमन कोल्ड होता है, जी। इट इज नॉट वेरी मच डेंजरस एट ऑल, यू कैन वेट फॉर द 1-2 days। अगर आपका सबसाइड नहीं होता है, लेकिन 2 दिन बाद ये पता लगाना बहुत जरूरी है वो बहुत कितना जरूरी है। गंभीर है और बहुत उसका जरूरी जो है। मर्ज है उसका इलाज क्या है। बिल्कुल। बहरहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं राजस्थान से, सुमेर जी। जी सुमेर जी नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप? सुमेर जी, पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पीछे टीवी का जो वॉल्यूम है उसे आप बंद कर दें, उसके बाद आप अपनी बात रखें। सुमेर जी? मैं ये बोल रहा हूँ कोरोना के बाद से ये बुखार 15 दिन ठीक रहता हूँ, 15 दिन बीमार। जी, आपको कब कोरोना हुआ था? मैम मेरे को 2021 में, और उसके बाद आप 15-15 दिन के अंतराल पर बार बार बीमार हो रहे हैं। हाँ, आपका कभी सवाल ठीक किससे? रहता हूँ, कभी फिर बुखार होता है, सर्दी लगती है। जी, किससे सवाल पूछना चाहते हैं आप? क्या मैम? आपका सवाल किससे रहेगा? होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए पूछना चाहते हैं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक एलोपैथी? ट्रीटमेंट के लिए मैम। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए पूछना चाहते हैं। जी मैम। तो जिस तरह से बता रहे हैं पोस्ट कोविड इनको बार बार इनका रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन है पोस्ट कोविड केसेस में, बहुत ज़्यादा देखा गया, क्योंकि इम्यूनिटी सीधा कोविड हमारे लंग्स के साथ साथ पूरे हमारे इम्यून सिस्टम को, पूरी बॉडी को ही कोविड ने इफ़ेक्ट किया है। तो ये इनके साथ जो ये प्रॉब्लम हो रही है ये बहुत कॉमन है। और इस क्यों हो रही है, एक्चुअली इससे पहले इनको ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी डिज़ीज़, ये तो बीमार कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी डिजीज़ जब हो रही है तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स हैं जो मेन डिजीज़ को कॉज करते हैं। एक कोई भी एजेंट, जो वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में है। दूसरा एक ससेप्टेबल होस्ट, जैसे इस टाइम पर इनकी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, तो इसलिए बार बार इनको इन्फेक्शन हो रहा है। और साथ में हमारे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो एज ट्रिगरिंग एजेंट्स काम करते हैं कि बार बार कोई व्यक्ति बार बार किसी इन्फेक्शन से ग्रसित हो रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनके इन्वायरमेंट में जो इनको सूट नहीं कर रही हैं। अब पहली बात रही कॉजेटिव एजेंट, जो वायरस, बैक्टीरिया है, वो तो इन्वायरमेंट में है और उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते और वो सभी के लिए है। दूसरी चीज़ रही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो उसको ये कुछ हद तक उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको जो चीज़ें परेशानी दे रही हैं, थोड़ा सा अपना जीवन शैली में बदलाव लाकर थोड़ा सा नियमित रूप से एक आहार अच्छा लें, ये प्रोटीन रिच डाइट लें, विटामिन सी ज़्यादा लें अपनी डाइट में, जिससे इन्फेक्शंस का रिस्क कम हो। और थोड़े से अगर इनको बार बार सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो थोड़े से ऐसे परहेज़ की, ज़्यादा ठंड गर्म का अवॉइडेंस करें, एकदम से ठंडा पानी ना पिएं, अपने खान पीन में बाहर की ज़्यादा चीज़ें, तला हुआ इस तरह का खाना ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। और जो सबसे अहम चीज़ है एक डिज़ीज़ को होने में, वो हमारा ह्यूमन बॉडी, एक होस्ट जो हमारे अंदर ही ये बीमारी आएगी। तो अपनी ससेप्टेबिलिटी को हमें कैसे इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पर होम्योपैथी का बहुत अहम और कारगर रोल मैं कहूँगी, क्योंकि होम्योपैथी बिलीव ही ये करती है कि हम अपने आसपास के बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस, एलर्जेंस को नहीं हटा सकते, पर हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इस हिसाब से कर सकते हैं कि हमारी बॉडी उनसे इफ़ेक्ट ना हो, और अगर हो भी तो वो हमें ज़्यादा परेशानी ना दे। तो इसके लिए इनको मैं इनको यही सलाह दूंगी, इनके घर के आसपास जो अच्छे होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं ये उनके पास जाएं, उनकी सलाह लें जी। वो इनका पूरा केस देकर इनको मेडिसिन देंगे। एक तो इनका एक्यूट फेज़ में जो इनको अभी प्रॉब्लम हो रही है वो इनकी ठीक होगी, और ये जो रिकरेंस है ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो इनको ठीक करना ज़रूरी है। और अगर ये नहीं करा तो ये धीरे धीरे ये इन्फेक्शंस और बढ़ते जाएंगे, सिवियर होने के चांसेस ज़्यादा। हाँ, वो लंग्स की तरफ जाएगा, जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला
निमोनिया में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, ईयर में हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। तो टाइम से अपना परामर्श लें और अपना ध्यान ज़्यादा दें और मेडिसिन लेकर ठीक जी। तो कर अब मैं सकते हैं। वापस आती हूँ आज के विषय पर। हम कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि मौसम बदलता है, बड़े लोग तो चलिए एक बार लापरवाही कर लेते हैं, स्वेटर नहीं पहना, ठंड लगी, आप इसके शिकार हो गए। अब एक सवाल आता है, छोटे बच्चे घर में, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जिनको अभी शायद कोविड के टीके भी इतने नहीं लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम के अलावा भी उन्हें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं और वो बहुत जल्दी इसके शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक नेबुलाइजर घर में रखते हैं, बच्चे को नेबुलाइज कर लिया, लेकिन वो एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे में आप क्या कहते हैं मैम, क्या किस तरीके से उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है? बिल्कुल, ये जो एज फैक्टर है जो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में होता है, ये बहुत ही कॉमन कोल्ड में इम्पोर्टेंट है। क्यों ये होता है, हम इसको समझें कि आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो ये वहाँ से हम ये कहते हैं कि इम्यूनिटी की बात हो रही है कि इम्यूनिटी रोज तुरंत खाना खाने से बढ़ नहीं जाती है। ये बचपन में जब हम पैदा हो रहे हैं तब से शुरू हो जाता है। तो हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको माँ के दूध के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, स्तनपान के लिए। आज भी भारत में बहुत सारे शहरों में क्या होता है कि जो माता का पहले 2 दिन का दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है और उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है। मैं सबको बताना चाहूंगी वो दूध बच्चे को जरूर जाना चाहिए और उसके बाद से लेके 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, तो बच्चे में अधिकतर इम्यूनिटी आ जाती है, ठीक है। अब अगर साथ साथ में आजकल क्या होता है कि बच्चे को ऊपर का दूध भी देते हैं, अरे मेरे बच्चे का वजन कम है, मुझे ये है, मतलब दूसरों का देख के, मतलब एडवाइस घरेलू नुस्खे करते हैं, स्टेटमेंट होता जा रहा है, घरेलू नुस्खे भी करते हैं, तो इस तरह से हम ऊपर का दूध या ऊपर का कुछ और आहार भी दे देते हैं जो कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो आप आधा तो इम्यूनिटी आप वहीं पे जीत जाते हो, ठीक है। उसके बाद से भी बच्चे को 2 साल तक माता का दूध, साथ में ऊपर का आहार भी मिलना चाहिए। और जो यंग चिल्ड्रन है, यंग चिल्ड्रन के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है भोजनाग्रे सदा पथ्यम, मतलब कि आंवला और अनार ये दोनों ही विटामिन सी से भरपूर हैं और इसको भोजन के मतलब खाने के पहले लेना चाहिए। जो आंवला है वो थोड़ा शीतवीर है, यानी कि ठंडी तासीर है, तो आप उसके साथ उष्ण औषधियां, गर्म औषधियां मिलाकर, यानी कि उसका बेस्ट एग्जाम्पल है च्यवनप्राश। आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। 6 महीने के बच्चे को दे सकते हैं? नहीं, 6 महीने नहीं, यंग चिल्ड्रन, ठीक है। 2 साल क्या एज लेवल? 2 साल के बाद? हाँ बिल्कुल। और आप जो बच्चे हैं उसमें तो माता का दूध सबसे बेहतर है। और अगर छोटे जब इन्फेंट्स को कॉमन कोल्ड हो रहा है तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी हनी, जो कि ओरिजिनल हनी अगर आपको मिलता है तो आप छोटे बच्चे को भी हनी दे सकते हो जुकाम के लिए, ठीक है, और दूसरी मेडिसिन को अवॉइड करते हुए। अगर हाँ बहुत रिस्क सीवियर केस है तब दूसरी बात है, अदरवाइज अगर आपको छोटा बच्चा है तो आप उसको हनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, वो कफ सप्रेसेंट है, वो बेस्ट है। मतलब अगर आप शहद अपने बच्चे को देते हैं तो वो उसके लिए बहुत लाभदायक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कोरोना वाले पेशेंट की बात हुई और सबसे पहला कॉलर था जो कह रहा था मुझे बार बार जुकाम होता है, वो भी दिखा रहा था कि मुझे उसको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते पेशेंट को देखे बिना, बट हो सकता है। और यहाँ पे जो लास्ट पेशेंट था वो भी कह रहा था कि 15-15 दिन पे कोरोना हो रहा है। ये सब कुछ इम्यूनिटी की बात है, इम्यूनिटी बूस्ट अप करने की बहुत जरूरत है। पोस्ट कोविड हमने हमेशा कहा है कि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप हर वायरस के साथ लड़ सकते हैं। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, संजय सहानी जी। संजय जी क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी संजय जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैडम मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारे बच्चे जो 25 साल करीब का है, वो 25 साल के हैं मैडम, वो रात में जब सुबह सो के उठते हैं जी बताइए, आपके बच्चे जो हैं जब वो सो के उठते हैं? हाँ मैडम, तो सुबह एलर्जी के शिकार होते हैं, बहुत सर्दी खांसी हो जाती है जी। तो ये कब से हो रहा है? कब से हो रहा है ये? मौसम चेंज होता है तब ज्यादा प्रभावित होते हैं मैडम जी। कब से ये समस्या हो रही है आपके बच्चे को? सानी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम। हाँ जी बताइए, ये आपके बच्चे को ये परेशानी कब से हो रही है? मैडम विगत 2-3 सालों से है और काफी हद तक उससे वो वीकनेस भी आ जाती है, तो इसका कुछ ऐसा सटीक इलाज हो जो हम लोग कर सकें। आप किस तरह का इलाज लेना चाहते हैं? आप किस डॉक्टर से बातचीत करना चाहते हैं इस विषय में? एलोपैथी में करा दीजिए मैडम। एलोपैथी में आप जानना चाहते हैं? सर 25 साल का इनका बच्चा है और लगभग 3 साल से एक इन्फेक्शन का शिकार है कि सो के उठता है तो एलर्जी होती है। ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन है। सबसे पहले तो इनको अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। हैबिट इन द सेंस कि अगर रात को सो के उठते हैं उसके बाद इनको दिक्कत हो रही है तो तुरंत ही आप अपने आप को एकोमोडेट करिए। सबसे पहले जब हम लोग रनिंग या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप होते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी चालू रखते हैं।
इनको भी वही सेम मोडालिटी में आना चाहिए। जो एक्टिविटी ये कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, उसको थोड़ा चेंज कर लें कि, और उसको चेंज करने के बाद एसेस करें कि क्या उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो डॉक्टर को विजिट ना करें। अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो एक बार ज़रूर विजिट करें। एक एक्सरे और कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिनको कि करके हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में ये डिजीज़ क्या है। जी, तो इसके साथ एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से दत्तात्रेय जी। जी दत्तात्रेय जी नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मैडम सवाल ये था कि आफ्टर डिलीवरी जो वाइफ को है ना, तो सर्दी जुकाम ज्यादा रह रहा है, मतलब पहले तो नहीं था जी, तो डिलीवरी के टाइम से बहुत ज्यादा हो रहा है जी। प्रॉब्लम। तो ऐसे में किस तरह का उपचार लेना चाहते हैं? मुझे लगता है मैडम कि आयुर्वेदिक उपचार आप जानना चाहते हैं अपनी पत्नी के लिए। मैडम। जी बताइए मैम। इनकी समस्या है कि इनकी वाइफ को आफ्टर डिलीवरी ये जुकाम की समस्या जी। ज़्यादा रह रही है। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि वुमेन्स के शरीर में से बहुत कुछ लॉस हुआ होता है, इसीलिए उसकी इम्यूनिटी उस वक्त डाउन हुई होती है। तो उस वक्त ये कहा जाता है कि उसको गर्म ढका जाता है। आप देखेंगे कि गर्म कपड़े से भी हम पेट को भी ढक के बांध के रखते हैं, हमारे घर में भी कहते हैं। तो और उस दौरान इनको अजवाइन का पानी, आप अपनी वाइफ को अजवाइन का पानी दे सकते हैं, साथ में सौंठ डाल के दे सकते हैं। और बहुत ही मेडिसिन उस वक्त नहीं दी जा सकती क्योंकि बच्चे को मेडिसिन मिल्क में स्तनपान जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पास होती है। तो अगर आप घरेलू मेडिसिन देंगे, जैसे कि तुलसी है वो क्या है कि क्वीन ऑफ हर्ब है और मदर मेडिसिन ऑफ नेचर है, हम उसको माता भी कहते हैं और हम सबके घर में अवेलेबल होती है। आप तुलसी का रस, चाहे तुलसी का काढ़ा, चाहे चाय में तुलसी मिलाकर दे सकते हैं, शहद के साथ तुलसी दे सकते हैं, आप सौंठ दे सकते हैं। सौंठ में भी बहुत, वो भी गर्म तासीर की है। तो आप वैसे भी सूती का, यानी कि जो आफ्टर डिलीवरी ये सब दिया ही जाता है। सौंठ के लड्डू हम देते हैं। उसके अलावा आप गोल्डन मिल्क का कॉन्सेप्ट है, हरिद्रा यानी हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, साथ में उसमें गुड़ मिलाकर। तो उसमें भी करना है कि दूध को काफी देर उबाल के फिर उसमें 3 ग्राम जितना हल्दी डाल के और फिर आप लास्ट में गुड़ मिला के दे सकते हैं। और भी आप घर में जैसे लौंग है दे सकते हैं, गिलोय है, गिलोय को अमृता भी कहा गया है, वो भी बेस्ट एंटीवायरल है और एंटी इन्फ्लामेटरी उसमें भी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो आप गिलोय दे सकते हैं। और ये सारी औषधियाँ एक सूती का, यानी कि आफ्टर डिलीवरी सब कुछ दिया जा सकता है, आप दे सकते हैं। जी, तो आपने तमाम रेमेडीज इनको बताई हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है हरियाणा से, अंजना जी। अंजना नमस्कार, क्या कहना चाहती हैं? अंजना, आपसे दरख्वास्त है पहले तो टीवी का जो वॉल्यूम आपके पीछे है उसे आप कम कर लीजिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं हरियाणा से हूँ जी। तो मेरा ना प्रीमेच्योर बच्चा हुआ था 26 वीक जी। हाँ जी, तो वो उसको ना हर 1 महीने के बाद उसको जुकाम हो जाता है, बार बार खांसी और जुकाम। उसको टॉन्सिल की भी प्रॉब्लम है मैम। जी, तो आप किस तरह का उपचार लेना चाहती हैं अपने बच्चे के लिए? आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक मैम, मैं आयुर्वेद में ज्यादा बिलीव करती हूँ। जी, आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानना चाहती हैं। तो इनका आपने जैसा कि जाना कि प्रीमेच्योर बच्चा है, उम्र क्या है अभी इस वक्त? अभी आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 4 साल मैम। 4 साल उम्र है जी। जो टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है, यानी टॉन्सिल जो इनलार्ज होते हैं बच्चों में आम तौर पे, बिल्कुल ही साधारण तौर पे देखा जा सकता है। अगर ये, लेकिन ये भी एक बार पूछ लीजिए कि 1 महीने में कितनी बार होता है? ऐसा आपसे जानना चाहेंगे अंजना जी, 1 महीने में लगभग कितनी बार? शायद नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगी 1 महीने में ये 3 बार से ज्यादा होता हो तब ये थोड़ा गंभीर हो जाता है, तब तो इनको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अदरवाइज इसमें साथ में एसोसिएट फीवर भी होता है, तो इनको बुखार के लिए भी मेडिसिन जाती है। और गार्गल्स हम इसको एडवाइस कर सकते हैं, जो हल्दी के और नमक के डाल के गार्गल्स हम इनको एडवाइस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रतिसारण ऐसी मेडिसिन और थेरापीज होती हैं आयुर्वेद में, जो कि ये अपने नजदीक के सेंटर पे जाके कर सकते हैं। इन्होंने जैसा कि बताया इनका बच्चा जो है वो 4 साल का प्री हाँ, मैच्योर। क्या प्री मैच्योर बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स होना क्या स्वाभाविक है या फिर ये कुछ अलग है? स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पे इम्यूनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्योंकि जो प्री मैच्योर है उसमें ऑलरेडी तभी से वहाँ पे इम्यूनिटी कम है। तो ऐसे बच्चों में हमें ज्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए। हम जितना भी हो सके, जितनी औषधियाँ दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उतना हमें इनको देना चाहिए। इसके लिए हमारे, लेकिन जो नस्य थेरापी है वो 8 साल के बाद होती है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें हम औषधियां दे सकते हैं। और जो मैंने बताया प्रतिसारण एक थेरापी भी है, अगर वो अपने नजदीक के सेंटर पे जाके करवाएं तो करवा सकते हैं। बिल्कुल जी,
मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, मेरी दादी जी अक्सर कहा करती थी कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। अगर ऐसा है तो फिर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बदलते मौसम के साथ हम कभी कभी ये समझ नहीं पाते कि मौसम असल में ठंडा है या गर्म, तो वो सर्द गर्म होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि हम अचानक से अपने कपड़े जो हैं उसका पैटर्न चेंज कर देते हैं, एकदम स्वेटर्स ओपन हो जाते हैं, जैकेट्स ओपन हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि हम जो कॉमन कोल्ड है उससे बचे रहें? बेसिक प्रिकॉशंस है, जैसे अभी भी एकदम चेंजिंग सीजन चल रहा है और अब स्प्रिंग आने वाला है, तो ये वाला मौसम ऐसा है जिसमें कॉमन कोल्ड की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ एलर्जेंस बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जिसको हे फीवर कहते हैं। तो जिन लोगों को एलर्जिक टेंडेंसी है, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉमन कोल्ड और एक होता है एलर्जिक रेनाइटिस। जैसे एक आध कॉलर ने बोला कि उनके लगातार गले में खराश रहती है, कोई भी एक जो कह रहे थे हमारा 25 साल का बेटा है, तो एलर्जिक रेनाइटिस, तो एक एलर्जिक रेनाइटिस है और एक कॉमन कोल्ड है। तो जिसको एलर्जिक टेंडेंसी है तो उनको थोड़ा सा इस बदलते मौसम में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको थोड़ा सा, जिनको डस्ट एलर्जी है, उन सारे जो भी उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करें और जितने भी एक्साइटिंग कॉजेज़ होते हैं किसी भी डिजीज़ के, कि गर्म सर्द से बचें और एक ज़्यादा हमें फ्लूइड अपनी बॉडी में ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और एक बात ये भी समझने वाली है कि जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड एक हमारी बॉडी का एक नॉर्मल डिफेंस रिस्पॉन्स है। अगर वायरस उस टाइम पर ज़्यादा शक्तिशाली है तो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है उससे फाइट करने का। तो हर बारी अगर आपको साल में 1 या 2 बारी कॉमन कोल्ड हो रहा है तो वो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या भी नहीं है, क्योंकि वो एक वायरस हमारे एनवायरनमेंट में है और हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया और वो असाधारण तरीके से हफ्ते विदिन 1 वीक वो अपने आप भी रिजॉल्व हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। और कुछ अगर हम एहतियात बरतते हैं कि रेस्ट करें, अच्छा फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लें और अपने आप को ठंड से बचा के रखें, तो ये चीज़ें नॉर्मली भी मीन्स अगर हम एक्सर्शन से कहीं ना कहीं बचते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो खुद फाइट करती है। एक हमारा नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा उस टाइम पर रेस्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा कारगर तरीके से जो बाहरी इन्फेक्शन, बाहरी वायरस आया है उससे लड़ने में सक्षम हो जाता है। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं गुड़गांव से, चमन जी। चमन नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? मैम मेरा पिछले 15 दिनों से ना एक्चुअली कोल्ड और कफ है, काफी मेडिसिन लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा। जी, पिछले 15 दिनों से आपको ये समस्या हो रही है। आपने मेडिसिन कितने दिन पहले लेनी शुरू की? मैंने 15 दिन से मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ मैम। 15 दिन से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। और इससे पहले क्या कभी कोविड या ऐसी कोई शिकायत रही आपको? और कोई कोविड की कोई शिकायत नहीं, मुझे कभी भी कोविड नहीं हुआ मैम। जी, आप किस तरह के उपचार के बारे में जानना चाहते हैं? एलोपैथी आप उपचार ले रहे हैं, क्या एलोपैथी में ही आपकी बात की जाए अभी, या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में भी बात करना चाह रहे हैं? आयुर्वेदिक उपचार आप जानना चाह रहे हैं। 15 दिन से एलोपैथिक की दवाई ले रहे हैं लेकिन इन्हें कोई सुधार महसूस नहीं हो रहा। अगर इनको 15 दिन से कोई सुधार महसूस नहीं हो रहा तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि इनका कोर्स क्या है। जी, मतलब हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो ठीक हो रहा होता है, लेकिन अगर वो कोर्स चल रहा होता है, जैसे कि इनको ठंडी हवा से हो रहा है और वो ठंडी हवा में ही रहते रहेंगे तो दवा ठीक कर भी रही होगी तो उनको ठीक नहीं होगा। तो जो इनका पॉजिटिव फैक्टर है वो आइडेंटिफाई होना जरूरी है। हमारे आयुर्वेद में फर्स्ट ट्रीटमेंट है निदान परिवर्जन, मतलब कि जो कोज है उससे दूर रहना। ठीक है। और उसके बाद हमारे आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर यह है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब कि हम बीमार का तो इलाज करते हैं लेकिन जो स्वस्थ है वो भी स्वस्थ बना रहे। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में क्या ब्यूटी है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। जो ऋतु की बात पहले भी हो रही थी कि किस सीजन में क्या खाना चाहिए और किस सीजन में क्या नहीं खाना चाहिए, दोनों ही बातों का बहुत ही अच्छे से वर्णन है। और दिनचर्या क्या है कि यह है लाइफस्टाइल, जो हमारी आज की लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है। तो जो हमारी आयुर्वेद में लाइफस्टाइल बताई गई है उसमें था कि हम जब सवेरे घर से निकलते थे तो नाक में कान में तेल की बूंद डाल के निकलते थे। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा करते हैं, लेकिन ये आज हमारे जीवन में से लुप्त हो चुका है। इससे क्या होता था कि अगर हम दोनों नाक में 2-2 बूंद तेल की डाल लेते थे, एक नेजल म्यूकोजा को प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता था। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो वायरस के छोटे छोटे विषाणु कण हैं, ये यहीं पे ट्रैप हो जाते थे। तो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि लंग्स में छोटा छोटा जो इकट्ठा होता है, ये संभावना बहुत मतलब हम पहले गेटवे लगा देते थे कि आगे आपको नहीं जाने देते। नोज है वो गेटवे ही है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का गेटवे ही है।
इसी चीज को आयुर्वेद में बेनिफिशियल तौर पे भी यूज किया जाता है कि नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक है वो द्वार है, तो इसी रूट से हम मेडिसिन भी देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम द्वार से उसे एंट्री ही नहीं देंगे। एंट्री जी, ही नहीं दें, जी। बिल्कुल। हमारे तो- साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं मैम, नवदीप हैं पंजाब से। जी नमस्कार नवदीप जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैम। जी बताइए क्या मैम जानना मेरे चाहते को ना कुछ देर पहले, मतलब 2 साल पहले, हैं? मेरे नाक की हड्डी जो थी, मतलब वो डॉक्टर साहब ने बताया था कि टेढ़ी है, अच्छा और उसकी वजह से मेरे को नजला, छाती पे भी गिरता था, जुकाम वगैरह। जी तो उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन होगा। जी, तो उसके आपने बाद मैं ऑपरेशन होम्योपैथी करवाया? वाले डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरे को 2-3 महीने दवाई दी और मैं ठीक हो गया। तो ये हड्डी टेढ़ी मतलब अभी भी है, या मेरे को कभी कभार जुकाम होता रहता है? जी जी, तो आप ये किससे जानना चाहते हैं? ये तीनों में से कोई भी बता दें। जी जी, तीनों में से कोई भी बता दें। पहले तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि आपकी जो हड्डी है वो बड़ी हुई है और उसी की वजह से होता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरा उपचार किया और वो ठीक हो गए, लेकिन अभी भी कभी कभी कोल्ड होता है। देखिए, इसमें तो नेजल सेप्टम का डेविएशन होता है। जी कोई भी नेजल सेप्टम का डेविएशन अगर बोलता है किसी मरीज को, जी तो उसने एक्सरे कराए होंगे। हाँ एक्सरे PNS होता है जिस पे हम देख के बता दें हड्डी टेढ़ी है। हाँ, अब वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो भी मोडेलिटी में आपने इलाज लिया वो ठीक हो गया। हाँ हाँ ठीक होना अलग बात है, लेकिन टेढ़ा को सीधा तो नहीं हुआ। जी अगर इनको डाउट है कि मैं ठीक हो गया, क्या हाँ। पता हड्डी भी सीधी हो गई, हाँ बट ये तो इम्पॉसिबल है। ये नहीं, इम्पॉसिबल एक है, बात दोनों मैं की और तरफ से आ रहा है। अगर वो जी। चेक करना चाहते हैं तो एक हाँ। दोबारा एक्सरे करा के देख लें कि दोनों सेम है या अलग है। जी नवदीप जी, वैसे तो ये जानने के लिए कि आपकी जो हड्डी है वो भी सीधी है या वही उसकी स्थिति है, उसके लिए तो आपको एक्सरे कराना होगा, लेकिन एलोपैथी से आपको एक जवाब जरूर मिला है, लेकिन एक एक लाइन में जरूर आयुर्वेद और होम्योपैथी से भी लेना चाहूंगी। जी मैम। मैं कहना चाहूंगी कि 70% पेशेंट्स में हाँ। नाक का पर्दा एक तरफ या दूसरा तरफ थोड़ा सा डेविएट जरूर होता है, हर किसी में। हाँ, This is common। 70% में, ठीक है, थोड़ा। जी। लेकिन कब सर्जरी इंटरवेंशन कही जाती है कि जब हाँ। वो ज्यादा टेढ़ा हो, ठीक है, जब वो मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तब हम सर्जरी उसको एडवाइस करते हैं। और उसके बाद भी, ठीक है, अगर ज्यादा टेढ़ा है उसके बाद हमने सर्जरी कर भी ली DNS की, तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि पेशेंट को जुकाम ठीक रहने लगे। जी ठीक है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगी अगर इनको जुकाम ठीक हो गया है, हाँ। तो उसके बाद वो पर्दे का उतना न सोचें। जी सिम्टम्स में रिलीफ मिलना इज अ बिग थिंग, तो जी। उनको उससे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। सिम्टम्स में उनको रिलीफ मिली है, लेकिन एक चीज ये है कि क्या हड्डी टेढ़ी होना ये क्या एक कॉमन जो हम कह रहे हैं कोल्ड या फिर सर्दी जुकाम हाँ, या बार बार कारण है जुकाम होना, उसका। उसका कारण हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए कॉमन कोल्ड तो एक फ्लू अलग वायरस से हाँ। हो रहा है, पर ये जो अगर इनकी हड्डी टेढ़ी है तो होना वो उसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि नाक का पैसेज है वो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, और जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने दवाई ली तो इनको फर्क पड़ गया तो इनकी हड्डी शायद सीधी हो गई। हड्डी सीधी होना के चांसेस कम है, पर इनको जो फर्क पड़ा, क्योंकि ये कह रहे हैं इन्होंने 2-3 महीने होम्योपैथिक दवाई ली, तो होम्योपैथिक दवाई क्या करती है कि हमारी जो सेंसिटिविटी और ससेप्टेबिलिटी है उसको चेंज करके इनकी बॉडी को थोड़ा सा इनका इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हुई और साथ ही साथ इनकी ससेप्टेबिलिटी भी ठीक हुई, तो जिसकी वजह से जो चीजें इनको पहले ज्यादा परेशान कर रही थी उसकी इंटेंसिटी कम हो गई और अब इनको ठीक लग रहा है। कहीं इलाज इन्हें मिल गया है, इलाज मिल लेकिन गया है, और अभी अगर इन्हें सिम्टम्स परेशानी इनके होना बेटर हो गए हैं तो अननेसेसरी अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की अगर जरूरत गया तो नहीं है जरूरत तो नहीं नहीं है। जाना चाहिए। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, बलवंत मध्य प्रदेश से। जी बलवंत नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या है कि जैसे 4-5 महीने पहले मेरे को सर्दी हुई थी, अच्छा उसके बाद क्या रहता है कि आप जैसे सर्दी कभी 1 महीने तक नहीं रहती और कभी कभी इन्हें सर्दी रहती, नाक बंद रहता है और वो पीला वाला बलगम निकलता है कभी कभी। जी, तो ये पिछले 4 महीने से लगातार हो रहा है आपके साथ? नहीं मैडम, ये कभी कभी जैसे 1-8 महीने में हो जाता है। जी, तो ये ठीक है, कितने सर। कितने कितने अंतराल पर ये होता है और इससे पहले क्या कभी ये हुआ है? नहीं मैडम, कभी भी नहीं हुआ। तो किस तरह का उपचार लेना चाहेंगे आप? मैडम आयुर्वेदिक तो ज्यादा विश्वास करते हैं अपन। आयुर्वेदिक पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जी मैम। बिल्कुल, इन्होंने खुद ही बता दिया कि अगर इनको वाटरी डिस्चार्ज होता तो वो हाँ। एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ जाता, लेकिन ये बता रहे हैं इनको पीला निकल रहा है जो कि साइनोसाइटिस को इंडिकेट कर रहा है, तो इनको हो सकता है कि साइनोसाइटिस हो। और ये कंफर्म कर सकते हैं एक्सरे PNS करवा के या सिटी स्कैन PNS करवा के कंफर्म कर सकते हैं। और साइनोसाइटिस अगर इनको है ये अपनी हर वक्त गर्म पानी लें, गुनगुना पानी लें, और अगर चाहे ये स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो उसमें अजवाइन और सौंठ डाल के स्टीम इनहेलेशन करें। अपने नजदीकी आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके ये मेडिसिन ले सकते हैं, पंचकर्म में थेरापी नस्य वगैरह ले सकते हैं। हाँ, और साइनोसाइटिस में एक और अच्छी थेरापी है नेती।
ठीक है, हाँ, मॉडर्न में भी नेजल वॉश देते हैं अल्कलाइन वाटर से, और हम आयुर्वेद में भी नेती देते हैं कि जिससे नेजल म्यूकोजा वॉश हो जाती है, तो जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी साथ साथ में वॉश हो जाते हैं। इस पे मैं बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छी स्टडियां भी हुई हैं पब्लिश नासा प्रक्षालन पे, जिसमें देखा गया है कि नेजल वॉश के पहले और बाद में जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है और वो उसकी संख्या भी बहुत कम हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी पबमेड जर्नल में पब्लिश भी है आर्टिकल। जी सर, एक मैं ज़रूर आप लोगों से एक राय लेना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अमूमन लोगों को कॉमन कोल्ड होता है या सर्दी जुकाम होता है तो हम बिना सोचे समझे कोई भी एक दवाई ले लेते हैं जो कि हानिकारक है हमारे लिए, बिना ये जाने कि असल में मर्ज है क्या। जैसा कि आपने कहा कि उसे 2 दिन दें समझने के लिए, लेकिन बिना सोचे समझे पहले ही दिन उसे लेकर रोक देना वो भी कहीं ना कहीं किसी और प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। तो सर, पहले तो मैं आपसे यही देना चाहूंगी कि ये हिदायत आप हमारे दर्शकों को जरूर दें कि अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो ऐसे में बिना किसी से जाने सलाह लिए दवाई लेना कितना हानिकारक होगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका जुकाम, सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो आपको पता लग जाता है कि ये तो जुकाम नॉर्मल सी चीज़ है। जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है या सीवियरिटी बढ़ जाती है तो आपको खुद फील होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, आप जाइए डॉक्टर से परामर्श कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर 3 से 4 दिनों में वैसे तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें अगर आपकी डाइट ठीक चल रही है, हाइड्रेशन ठीक चल रहा है, आप कोई मेडिकेशन पे नहीं है, तब तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती। ये थोड़ा टाइम लेता है और ठीक हो जाता है, बट आपको खुद फील होना चाहिए कि हाँ आपकी जो परेशानी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो प्लीज विजिट योर डॉक्टर। उसके बाद ही कुछ करें, ऐसे अपने से कोई दवा ना लें। डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर का मशवरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद डॉक्टर बनने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि अमूमन कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में कुछ कुछ ऐसी परेशानियाँ हुई जो अलग से सिम्टम्स थे, जैसे बार बार चीज़ों का हजम ना होना, बार बार ज़ुकाम होना, बार बार कुछ ऐसी इरिटेटिंग चीज़ें होना, जैसे आप कुछ अच्छे से खा नहीं पा रहे, आपको फिर से खांसी होने लगी है, आपकी छाती में कुछ जमाव महसूस हो रहा है, तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि अगर वो कोविड से ग्रसित हुए हैं और इन तमाम चीज़ों को वो अपने अमूमन दिनचर्या में महसूस कर रहे हैं तो क्या करें वो? देखिए, जवाब मेरा वही रहेगा, कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है और बॉडी को उस लेवल तक लाने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट सबसे इम्पोर्टेंट वही है। अच्छा हाइड्रेशन रखें, अच्छी गुड स्लीप, वो भी एक उतना ही ज़रूरी फैक्टर है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वर्क करने के लिए। और साथ ही साथ अगर किसी को ऐसी टेंडेंसी रिकरेंट हो रही है तो वो साथ ही साथ एक विशेषज्ञ की सलाह लें। और होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो काफ़ी कारगर साबित होती हैं। डॉक्टर्स पूरा केस लेकर उनको कहाँ कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है या जहाँ भी जो भी उनका विकार होगा, क्योंकि लंग कैपेसिटी देखा गया है आफ्टर कोविड डिक्रीज हुई है, तो नियमित रूप से योगा, प्राणायाम, लाइट एक्सरसाइजेस, अच्छी जीवन शैली बिताएंगे तो वापस हम उसी हेल्थ को वापस मेंटेन कर सकते हैं। कुछ सावधानियों को, बिल्कुल कुछ सावधानियों को देखना बहुत जरूरी है, जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अमूमन लोग आयुर्वेद की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि हम लोग खुद अपने घर में आयुर्वेद आचार्य बन जाते हैं बिना सोचे समझे। जैसा कि आपने कहा अजवाइन का पानी लें, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें जिनका, जिसे हम कहते हैं तासीर गर्म है लेकिन मौसम अलग है, उसे समझना कितना ज़रूरी है, और ऐसे में 12 महीने आप क्या लें क्या ना लें उसके लिए सलाह कितनी ज़रूरी है उन तमाम दर्शकों के लिए जो इस समस्या से तो जूझते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि समाधान के लिए आयुर्वेद आचार्य कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब से पूछा, ओवर द काउंटर जो पेशेंट मेडिसिन लेते हैं वो भी गलत है, और जो आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे खुद से करते हैं वो भी गलत है। जैसे कोविड के टाइम पे आयुष काढ़ा बहुत चला, जिसके अंदर 1 भाग तुलसी, 1 भाग सौंठ, 1 भाग काली मिर्च और 1 भाग दालचीनी था, लेकिन वो गर्म ऋतु में उतना नहीं लेना था, लेकिन पेशेंट्स उसको गर्म ऋतु में भी उतना ही ले रहे थे, तो ये गलत है। अगर आप डॉक्टर की एडवाइस से लेंगे तो वो ज्यादा सही रहता है। और इनफैक्ट अगर आपको खुद से करना है तो आप, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये आप खुद से कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए ये योगा प्राणायाम बेस्ट है। और एक अवेयरनेस के लिए कहूंगी कि आप अच्छा खाना इसीलिए खाएं क्योंकि इस साल हमारे मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया जा रहा है 2023 को, बिल्कुल, जो कि 2018 में इंडिया में मनाया गया था। उससे प्रेरित होकर यूएनए ने 2023 को डिक्लेयर किया है।
जिसके अंदर की मोटा अनाज जो मिलेट्स है, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सब कुछ खाना है। ये सब आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज से 30-40 साल पहले ये हमारी थाली का हिस्सा होते थे, जो कि धीरे धीरे लुप्त हो गया और वो अब हमारी इम्यूनिटी में दिख रहा है कि हमारी इम्यूनिटी अब वीक हुई है। इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन सलाह लेनी बहुत जरूरी है। तो आप हर मर्ज से बचे रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। बहरहाल आज इस बीमारी पर आपने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से इसका इलाज होगा, उसके लिए आपने हमारे दर्शकों से भी बात की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आपको ये बता दें कि अगले सप्ताह आयुष्मान भव में हम बात करेंगे ग्लूकोमा की। जी, किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका तन ठीक रहेगा, आपका मन ठीक रहेगा और फिर आप अपना कोई भी सपना साकार करने में सक्षम हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रहें और खुश रहें। और हम तो हमेशा से कहते हैं कि प्रसन्नता के साथ जिएं, क्योंकि संसद टीवी का एक ही विषय है, आयुष्मान भव। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।